तो झारखंड के सब माई बहन सबके झारखंडी जोहार है, सबके प्रणाम है। JBKSS असली या नकली? तो न्यूसेंस क्या एक बंदे की तरफ आपने इशारा किया या फिर पूरा माहौल जो आपके अगेंस्ट बन रहा था? कि अगर आप ये बात नहीं करेंगे, ये हमारा काम पूरा नहीं करेंगे तो मैं आपको मार दूंगा, मैं आपको काट दूंगा। आपको लगता है कि इन बातों को कोई सभ्य समाज स्वीकार करेगा या इसे एक्सेप्ट किया जाना चाहिए? जयराम महतो, आपके इतने अच्छे रिलेशन रहे हैं और मुझे लगता भी है भी, उनकी अपनी दोस्ती के बारे में आप क्या बताना चाहते हैं? तो बहुत सारी ऐसी यादें हैं। झारखंड के लिए कुछ करने की इच्छा है। भी जो दर्शक सुन रहे हैं झारखंड के लोगों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एकदम बिल्कुल सच बात बता रहा हूँ, एकदम दिल से निकली हुई बात है और थोड़ा मैं भावुक भी हूँ। तो मुझे एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, 17-18 बार, लेकिन मैं इन सब चीज़ों को छोड़ देता था। महसूस हुआ कि कोई ये कोशिश कर रहा है कि मैं स्पीच ना दूँ, कि सिर्फ और सिर्फ मेरी भूमिका है। तो जो धूप में अपना टी-शर्ट पसीने से भिंगा रहे हैं बूथ के कार्यकर्ता और पोलिंग एजेंट, और जो बाइक पर गांव-गांव घूम रहे हैं हमारे कार्यकर्ता, तो उनके मेहनत को तो फिर आपने एक तरीके से दरकिनार कर दिया। ये बहुत मुश्किल सवाल है। अगर झारखंड में लीडर बेहतर होते बहुत बचपन से सुनते आया हुआ स्कूल के टाइम पे, आना गोरी डैम पे, तेरे लिए दिल है दीवाना। 3 विधानसभा जहाँ से आप चाहते हैं कि आप लड़ें, संजय मेहता को जयराम महतो की तरफ से टिकट नहीं मिल रहा है, इसी वजह से वो अलग होना चाह रहे हैं क्योंकि उनके अंदर चुनाव लड़ने की आकांक्षा बहुत ज़्यादा है। देखिए, मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपको। तो माँ तो चाहती है कि घर में बहू आ जाए। तो अगर आप ब्लश कर रहे हैं तो उनके लिए इंडिकेशन है कि हाँ, पॉजिटिव है। कल्पना सोरेन जी बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर रही हैं लोगों को। मैं प्रशंसा करना चाहूँगा इस बात पर। हाँ, एज अ लेडी शी इज डूइंग वेरी वेल। और ये एक मतलब स्वीकार करना होगा लोगों को। भाजपा की पूरी हालत ख़राब हो गई उनके कैंपेन से। बिल्कुल। और अकेले लेडी दहाड़ रही है। कौन कहता है झारखंड में विकास नहीं हो रहा है? आप सारे अस्पताल में जाके रजिस्टर निकालिए, हर दिन 5,000 विकास हो रहे हैं। सम्मान दे रहे हो तो सिर्फ इलेक्शन के पहले। तो ये पहले दिन से होना चाहिए, क्योंकि झारखंड में लोग को बेवकूफ़ कब तक बनाएंगे आप? कितने सीटों से लड़ेंगे संजय मेहता? जोहार। अगर मैं बात करूं झारखंड की राजनीति की, तो आज का युवा जो एक चेहरा को देखना चाहता है और सुनना चाहता है, उनमें से एक नाम आज हमारे साथ बैठे हैं। JBKSS असली या नकली? ये तो हमारे जो गेस्ट हैं वो बताएंगे और आप समझ गए होंगे कौन है। संजय भाई, बहुत बहुत जोहार और स्वागत है आपका हमारे अनकट रियलिटी पॉडकास्ट में। बहुत शुक्रिया आपका। अनकट रियलिटी की आपकी पूरी टीम को मेरी तरफ से झारखंडी जोहार है, और झारखंड के तमाम दर्शकों को भी मेरा झारखंडी जोहार है। काफ़ी टाइम से हम डिस्कस कर रहे थे कि आपको हम कैसे पकड़े। जब समय आया पकड़ने का तब आप बिज़ी हो गए, कुछ एक अपनी नई लाइफ जर्नी शुरू कर दी आपने। उसके बाद स्टार्ट उसी से करते हैं जी। कि ऐसा क्या पॉइंट आया कि आपको ये डिसीजन लेने का, एक होता है ना कि एक कुछ आप सोच रहे हो, कहीं आपको कुछ और करना था, आपके इंटेंशंस कुछ और थे, लेकिन वो साथ नहीं कर पाए तो आपने कुछ अपना नया शुरू कर दिया? आयुष जी, मैं ये मानता हूँ कि जब आप राजनीतिक सफ़र की शुरुआत करते हैं, जब आप चुनावी राजनीति का रास्ता अख्तियार करते हैं और जब जनता के बीच आप जाते हैं कि हम एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव लड़ने आए हैं, तो थोड़ी बहुत तो हम लोग समझ रखते हैं। अभी तो ठीक है, हम लोग नए हैं, सीख रहे हैं, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि अगर लोकतंत्र में आपको विश्वास है, अगर आप लोकतंत्र में आस्था रखते हैं, तो पॉलिसी की बात करनी होगी, नीति की बात करनी होगी, समाधान का रास्ता दिखाना होगा, न्यूसेंस नहीं क्रिएट करना होगा। आप समाज में इस तरह की बात नहीं कर सकते हैं जिससे हेट जो है उसको बढ़ावा मिले। और इन चीज़ों से मुझे थोड़ा दुख पहुंच रहा था और कई ऐसी चीज़ें थी जिस पर मैं सुधार करना चाहता था, लेकिन उस सुधार की प्रक्रिया को जब भी करने का प्रयास किया, मैं असफल रहा वहाँ पर। इस कारण से फिर ऐसी परिस्थितियाँ बनी कि मुझे अपना रास्ता अलग करना पड़ा। आपने एक आपने टर्म यूज़ किया, न्यूसेंस। तो न्यूसेंस क्या एक बंदे की तरफ आपने इशारा किया या फिर पूरा माहौल जो आपके अगेंस्ट बन रहा था? देखिए, जो भीड़ है, और मैं ख़ास तौर पर ये मानता हूँ कि जिन नौजवानों के भीड़ का नेतृत्व
हम लोग कर रहे हैं, उन नौजवानों का जो सोचने का तरीका है, अगर आप कहेंगे कि क्या वो रैशनल पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं, बहुत तार्किक होकर के सोच रहे हैं, या भावनात्मक तरीके से सोच रहे हैं, तो झारखंड के सोच की बुनियाद में भावनात्मक सोच है, इमोशनल पॉइंट है। तो आप देखते होंगे कि भीड़ जब दिशाहीन होती है तो वो तो मॉब लिंचिंग भी कर देती है। तो ये लीडर पे डिपेंड करता है कि वो भीड़ को क्या दिशा दिखाना चाहते हैं। अगर हम ये बात कहते हैं कि अगर आप ये बात नहीं करेंगे, ये हमारा काम पूरा नहीं करेंगे, तो मैं आपको मार दूंगा, मैं आपको काट दूंगा, आपको लगता है कि इन बातों को कोई सभ्य समाज स्वीकार करेगा या इसे एक्सेप्ट किया जाना चाहिए? तो ऐसा थ्रेट आता था आपको? मुझे ये लगता है कि जिस भीड़ का हम लोग नेतृत्व कर रहे हैं, उनको ये समझाएं कि हम लोग लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, नीतियों की बात कर रहे हैं, डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, लोकतांत्रिक आस्था की बात कर रहे हैं, तो समाज को उसी दिशा से रास्ता दिखाना होगा, ना कि कोई ऑफिसर काम नहीं कर रहा तो उसको जाकर के पीट देंगे। अच्छा, आप ऑफिसर के सेंस में बात कर रहे हैं कि जो ऑफिसर को बहुत सारे वीडियोस भी वायरल हो रहे हैं कि डैम में फेंक देंगे, यहाँ फेंक देंगे, ये एक गलत शायद आप कह रहे हैं इमेज जा रहा था। देखिए, इस बात को समझिए आयुष जी, हम जब इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट की बात करते हैं, कहते हैं कि समाज में शिक्षा का स्तर बढ़ना चाहिए, कहते हैं कि हमारा जो है सो रोजगार बढ़ना चाहिए, तो जब हम एक सामाजिक विकास की बात कर रहे हैं, एक सोशल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो एक बहुत बड़े भीड़ का जब हम नेतृत्व कर रहे हैं तो उसको एक दिशा तो दिखानी होगी। आज की तारीख में मैं इसका इम्पैक्ट बता रहा हूँ। जब मैं आपके पास अभी इस सेशन को कर रहा हूँ, इसके ठीक पहले 2 दिन पहले जेएसएससी के ऑफिस के सामने प्रोटेस्ट हुआ, वहाँ पर बच्चों पे एफआईआर दर्ज हुआ। उससे ठीक पहले एक कार्यकर्ता की मौत हुई, रोड जाम हुआ, उसमें एफआईआर हुआ। और पूरे ये अगर हम लोगों के 2.5 साल के प्रोटेस्ट के पूरे सफ़र को देखेंगे तो कुछ इसमें ऐसी चीज़ें हुई हैं कि एक बहुत बड़ा हमारे साथियों का जो समूह है, चाहे हमारे पुराने साथी हों चाहे नए साथी हों, और वैसे साथी जो 20 साल के हैं, 25 साल के हैं, राजनीति में आ गए, इस आंदोलन का पार्ट बन गए, कई लोग एफआईआर में फंस गए हैं, कई मुकदमे दर्ज हो गए हैं। अब कल की तारीख में वो किसी प्रतियोगी परीक्षा का फॉर्म भरेंगे, उनका कैरेक्टर प्रमाण पत्र बनाना होगा, उनको नौकरी में दिक्कत आएगी। बिल्कुल। तो इस पैटर्न के कारण, बहुत ज़्यादा आक्रामकता के कारण, नौजवानों की एक बहुत बड़ी फौज पर केस मुकदमे लगातार दर्ज हो रहे हैं। ठीक है, प्रशासन का जो भी नज़रिया हो, जो भी इंटेंशन हो, लेकिन वो केस तो दर्ज हो रहा है, उसमें लोग फंस रहे हैं। तो अगर इसी पैटर्न को फॉलो करते चले जाएंगे तो आने वाले फिर 3-4 सालों में नौजवानों के एक बहुत बड़े समूह के ऊपर बहुत सारे मुकदमे हो जाएंगे और उनका जीवन बर्बाद होगा। और इन पहलुओं पर अगर अभी गंभीरता से नहीं सोचते हैं तो फिर उनका भविष्य हम लोग और ख़राब कर देंगे, ना कि बना पाएंगे। इसलिए मुझे ये रास्ता अलग करना पड़ा है। आपकी पूरी जर्नी के बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि संजय मेहता क्यों झारखंड आके ये सब चीज़ें कर रहे हैं, युवाओं की किस हित की बातें कर रहे हैं, ये सारी चर्चा हम करेंगे। लेकिन उससे सबसे पहले एक सवाल जो कि मुझे लगता है हर एक युवा और हर एक झारखंडी जानना चाहता है। जयराम महतो, आपके इतने अच्छे रिलेशन रहे हैं और मुझे लगता भी है भी, उनकी अपनी दोस्ती के बारे में आप क्या बताना चाहते हैं? देखिए, जयराम जी हम अच्छे मित्र रहे हैं और मुझे लगता है कि व्यक्तिगत तौर पर निजी जो संबंधों की बात है, निजी जो मित्रता की बात है, उसमें अभी तक मैं नहीं महसूस करता हूँ अपनी तरफ से कि कोई खटास है। और मैं मतलब मैं हर मंच पे ये कहता हूँ, सभी मंचों पे ये कहता हूँ, जहाँ भी कोई ये प्रश्न करता है, आप जैसे कि लोग कुछ अगर प्रश्न करते हैं कि क्या वो सामने मिलेंगे तो आप उनसे बात करेंगे, मैं जब भी इस तरह की मुलाकात हुई, मैं अपनी तरफ से उनको हेलो ज़रूर कहा, जोहार ज़रूर कहा। मैंने कहा कि अगर सामने आएंगे तो उनको गले भी लगाना पड़ेगा तो लगाएंगे, हाथ भी मिलाना पड़ेगा तो मिलाएंगे। मेरी जो बातें थी सिर्फ इसी लेवल पे थी कि संगठन के स्तर पर कुछ सुधार करें। हालांकि अब मैं वहाँ का पार्ट नहीं हूँ, तो काफ़ी अच्छा रहा। कई सभाओं में हम लोग सब साथ गए, आंदोलन बड़ा हुआ, चुनाव साथ में लड़े। जब वो नॉमिनेशन करने गए तो पुलिस उनको परेशान कर रही थी, उस सिचुएशन को हम लोग सब मिल करके हैंडल कर रहे थे। फिर वो कुछ दिन प्रचार अभियान से थोड़ा किनारे रहे, फिर उनका नॉमिनेशन फंस जाता है, फिर नॉमिनेशन को ठीक कराने में हम लोग कुछ प्रयास करते हैं। तो बहुत सारी ऐसी यादें हैं और मेरी शुभकामनाएं हैं उनके साथ, वो अच्छा करें झारखंड के लिए। और जो भी एनर्जी है, मैं चाहूँगा कि
सही डायरेक्शन में लगाएं और डेवलपमेंट ओरिएंटेड पॉलिटिक्स पर अब वो खुद को शिफ्ट करें। तो ऐसा क्या पॉइंट था ऐसा क्या प्लान ऑफ एक्शन था जो आप लोग का म्यूचुअली आप लोग का वो नहीं चल पाया? कोई एक ऐसी आइडिया कि कौन सी आइडियोलॉजी मैच नहीं की? जी, मैं बताना चाहता हूँ आपको। पूरे झारखंड के पॉलिटिक्स के 2 दशकों की जर्नी को देखिए। आप क्या गौर करेंगे, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, आप गौर करेंगे कि जितने भी नेता, जो युवा नेता विधायक बने और सदन के अंदर गए, उन पर आप कभी एक बार रिसर्च करिएगा, वो आपको दिखाई पड़ेंगे कि वो किसी सांसद, विधायक, मंत्री का बेटा है, पत्नी है, बेटी है, ऐसे लोग गए हैं। मतलब नए दौर के जो लोग आए। तो मतलब झारखंड की पूरी चुनावी राजनीति में पलामू से लेकर संथाल से लेकर कोल्हान तरफ भी, उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, इन इलाकों में कई सीटों पर आप देखेंगे कि नए लीडरशिप सामने नहीं आ पाए। तो हम ये सोचते थे, जब भी प्रोटेस्ट से आते थे सभाओं के बाद दिन भर थक के, तो मैं यही सोचता था कि इतना बड़ा जनसमूह है, इतने लोग साथ साथ चल रहे हैं, इतनी लोगों की उम्मीदें हैं, इतने सारे लोगों की महत्वाकांक्षा है, तो उन महत्वाकांक्षा को, उन उम्मीदों को पंख देना चाहिए। तो मैं लीडरशिप क्रिएट करना चाहता था कि और नए लीडर्स आएँ, और चेहरे आएँ, और वो दहाड़ें, उनको प्लेटफॉर्म मिले, वो बोलें, उनको भी लोग जानें। एक खुला प्लेटफॉर्म, आज़ादी दें काम करने का, और उसमें सोशल इंजीनियरिंग का इनपुट हो। कोई दलित लड़का भी दहाड़ता हुआ दिखे, कोई आदिवासी लड़का भी दहाड़ता हुआ दिखे, कोई हमारे मुस्लिम कम्युनिटी से भी दहाड़ते हुए दिखें, और इस तरह से अगर सभी लोग दिखेंगे, कोई जनरल समाज का लड़का आएगा, सभी लोग अगर आकर के एक सोशल इंजीनियरिंग को, पूरे फोल्डर को कंप्लीट करेंगे सोशल इंजीनियरिंग के पॉइंट पे, और उसके बाद एक ऐसा गुत्था बने, ऐसा माला हम लोग बनाएं कि वो एकदम स्टेज सजा हुआ दिखे। लेकिन जब भी मैं जाता था, जब भी इन चीज़ों पे काम करने की कोशिश करता था, तो मतलब एक तो होता है ना कि पॉजिटिव वाइब्रेशन आना चाहिए कि आप इस तरह का कुछ काम कर रहे हैं। तो ये तो एक कंस्ट्रक्टिव अप्रोच है, ये तो एक पॉजिटिव अप्रोच है कि किसी को आप आगे बढ़ाना चाहते हैं। हताश हो जाते थे आप वो माहौल देख के कि जैसा आप चाह रहे हैं वैसा हो नहीं रहा। अकेले कैसे कर पाएंगे सर, आप बताइए। सामूहिकता का भाव होना चाहिए, टीम भावना होनी चाहिए। आपको फ्रंट फुट पर खेलने के लिए देना होगा लोगों को। ठीक है, आप ओपनिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आप ओपनिंग में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे हैं, सेंचुरी बना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो सेकंड ऑर्डर की बैटिंग है उसको मौका मिलना चाहिए। सेकंड लाइन की लीडरशिप जब नहीं खड़ी होगी और पूरी राजनीति अगर इंडिविजुअल सेंट्रिक हो जाएगी, व्यक्ति केंद्रित हो जाएगी, तो फिर कुछ बहुत बड़ा हम लोग नहीं कर पाएंगे। और यही कारण है कि मुझे लगा कि इस पहलू पर सोचने की ज़रूरत है, काम करने की ज़रूरत है। मैं 2 सवाल पूछूंगा। पहला मेरा ये रहेगा कि क्या आपको लगता है इनसिक्योरिटी एक रीज़न था? पहला सवाल है मेरा ये। कौन इनसिक्योर होगा हम जैसे साधारण लोगों से? मैं तो अपने आप को बहुत साधारण छोटा आदमी समझता हूँ। झारखंड के लिए कुछ करने की इच्छा है। नहीं, कभी आपको ऐसा लगा कि कुछ ऐसा आपको आभास आया कि नहीं इनसिक्योरिटी है, इसकी वजह से मुझे दबाया गया? ये चीज़ें थोड़ा थोड़ा आभास होती थी। मैं आपको बताता हूँ, एक बहुत बड़ा मतलब समझिए कि इसको लोग किस तरीके से लेंगे नहीं पता, बट जब भी जो दर्शक सुन रहे हैं झारखंड के लोगों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एकदम बिल्कुल सच बात बता रहा हूँ, एकदम दिल से निकली हुई बात है, और थोड़ा मैं भावुक भी हूँ कि जिस संगठन को हम लोगों ने खड़ा किया, जिसके लिए हम लोग लड़े, जिस संगठन को हम लोगों ने बनाया, उसी संगठन के स्टेज पर जब मैं स्पीच देने की कोशिश करता था, जब मैं सभाओं में जाता था, तो मुझे 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 17-18 बार, लेकिन मैं इन सब चीज़ों को छोड़ देता था। महसूस हुआ कि कोई ये कोशिश कर रहा है कि मैं स्पीच ना दूं, या मैं स्पीच दे रहा हूं तो कोई डिस्टर्ब करे। और ये 18-19 बार ये चीज़ें हुई, फिर भी मैं किसी को एहसास नहीं होने दिया कि इस तरीके से कोई मुझे ह्यूमिलेट करने की कोशिश कर रहा है। मैंने किसी को एहसास नहीं होने दिया, मीडिया में भी नहीं किसी को। मैंने सोचा कि ठीक है, जो होना था होगा, ठीक है, नहीं देंगे स्पीच, क्या दिक्कत है, पब्लिक से मिलना जुलना है, पब्लिक के विषयों पर बात कर ही रहे हैं, उनकी समस्याओं के समाधान का रास्ता देखते ही हैं। अभी मलेशिया में मजदूर फंसे, उन लोगों ने कांटेक्ट किया, उनको निकालने की पूरी कोशिश की। कल मुझे विदेश मंत्रालय से वहाँ से लेटर आया, रिप्लाई आ गया। हाँ, रिप्लाई आ गया कि उनको लीड मास्टर कंपनी से बातचीत हो गई है, मजदूरों को उनका पेमेंट करा दिया जाएगा। बहुत अच्छा वो पहल था। तो मैं ये कह रहा हूँ कि पब्लिक का काम करने से मैं मतलब रखता हूँ, लेकिन जिस संगठन को आप इतना मेहनत से बनाते हैं,
उसी संगठन के स्टेज पर कोई इस तरह से आपको ह्यूमिलेट करने की कोशिश करे। और एक बहुत बड़े दुख की बात, झारखंड के लोग शायद इसको एक्सेप्ट भी करेंगे कि अगर आपके ही संगठन के कोई नेता, जिसमें मैं पहले था, सार्वजनिक मंचों पर बार बार आपको अपमानित करें तो बुरा लगता है। नेता वो है जो पीठ थपथपाए अपने सेकेंड लाइन की, हौसला अफजाई करे कि हाँ आपने बढ़िया किया। लेकिन यहां क्या था कि एक बेहतर परफॉर्मेंस के बाद भी आपको बार बार ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि आप कुछ नहीं हैं और जो कुछ भी है, आपका जो भी एग्जिस्टेंस है उसके पीछे सिर्फ हम हैं। एक नेता में क्या होना चाहिए कि अगर आपका कोई साथी चुनाव लड़ रहा है, सबको साथ लेके चले, आप उसके साथ प्रचार में जाइए। ये सब झारखंड के लोग जानते हैं। मैं अपने भाई के प्रचार में गया था, अपने देवेंद्र भाई के, अपने जयराम भाई के प्रचार में गया था। मैं जब चुनाव लड़ रहा था, मेरे प्रचार में कोई एक शख्स नहीं आया। अच्छा, ये हाँ, जयराम भाई सिर्फ नॉमिनेशन में आए थे। फिर पूरे इलेक्शन कैंपेन में मैं समय मांगता रह गया, वो नहीं आए। मतलब समय मांगना पड़ा? हाँ, मैंने कहा कि आप प्रचार करने आइए मेरे इलेक्शन कैंपेन में, कुछ सभा करिए। तो क्या आपकी टीम नहीं चाहती थी कि आप जीतें? पता नहीं क्या कारण था, क्योंकि 1.5 लाख वोट कम नहीं होता सर। वो बढ़ता और अगर पूरा टीम एफर्ट लगता तो। मुझे नहीं पता था कि आपने सिंगल हैंडेडली ये पूरा संभाला है। आप किसी से भी पूछ लीजिए, ये फैक्ट है। जो हमारे संगठन के कार्यकर्ता थे, बूथ लेवल पर, प्रखंड लेवल पर, जिला लेवल पर, उन लोगों ने मेहनत की। लेकिन एक होता है ना कि संगठन की एक सेंट्रल कमेटी है, उसके कुछ लोग आ रहे हैं, आपको मदद कर रहे हैं, आपके प्रेसिडेंट आ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए प्रचार कर रहे हैं। पर आप पे तो स्टैंप लगा है कि आप उनके चेहरे पे जीते हैं। तो फिर मुझे कोई एक ऐसा वीडियो दिखा दीजिए सर, जिसमें उन्होंने कहा हो कि संजय मेहता का चुनाव चिन्ह ये है, ईवीएम के क्रम संख्या पर वो इतने नंबर पे हैं, आप लोग संजय मेहता को वोट देकर जिताएं। अगर ये एक लाइन उन्होंने कभी कहा हो तो मैं मान जाऊंगा। मैं उनसे रिक्वेस्ट करता रहा कि मेरा एक वीडियो मैसेज आप बनाइए पब्लिक को मैसेज देने के लिए। उन्होंने नहीं बनाया। अल्टीमेटली रात के 2:30 बजे मुझे जाना पड़ा उनके पास वो वीडियो रिकॉर्ड करवाने के लिए। मुझे लगा कि एक मैसेज देना जरूरी है, संगठन के वो प्रेसिडेंट हैं तो उनकी तरफ से एक मैसेज तो आना चाहिए पब्लिक के बीच में। तो आप खुद गए? मैं रात के 2:30 बजे इलेक्शन प्रचार के अंतिम दिन गया, एक हाईवे पे उनसे मुलाकात हुई, वो वीडियो बना करके फिर हम लोगों ने डाला। तो अगर इस तरह से कोई ट्रीट करेगा संगठन के अंदर, जिसमें आप अपना खून पसीना समय संसाधन सब कुछ लगा रहे हैं और इसलिए लगा रहे हैं कि कुछ किया जाए, और झारखंड के तमाम लोगों से ये कहना चाहता हूँ, ये कभी मत सोचिएगा कि हम लोगों के अंदर कोई लस्ट है कुछ बनने का, सांसद विधायक बन जाएंगे, 24 साल से तो लोग बन रहे हैं, क्या हुआ। असल में हम लोग कुछ करना चाहते हैं, इसीलिए हम लोग आए थे। लेकिन संजय भाई, पता है, मैं एक बहुत ब्लंट क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। लोग कंपेयर करते हैं, अगर जैसे मैंने आपको बोला कि स्टैंप लगा हुआ है जयराम महतो का आपके इलेक्शन में, लोग कहते हैं कि जब वो अकेले लड़ रहे थे पिछली बार तो 1100 वोट पाए थे, इस बार लड़ रहे हैं जयराम के नाम पे लड़े तो 1.5 लाख आया, तो एक पुश मिला एक संगठन का। जो आपने अभी सच्चाई बताई, मुझे नहीं लगता कि वाकिफ होंगे युवा जिनको पता ही नहीं होगा कि संजय मेहता अकेला 1.5 लाख वोट लाने के लिए, और उसकी पूरी संगठन ने मेहनत करी है। बट इसको आप कैसे देखते हैं, 1,500 और 1.5 लाख? जी, इसको मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ। जब पूरे 2019 के इलेक्शन की आप बात कर रहे हैं, जब मैं 2019 में एमएलए का इलेक्शन लड़ा था, उस वक्त की परिस्थितियाँ अलग थी। झारखंड के मुद्दों को लेकर, झारखंड की नीतियों को लेकर, झारखंड की समस्याओं को लेकर जब से होश संभाला हूँ, तब से ये दर्द और पीड़ा देती रही है कि झारखंड की धरती में कुछ कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए, कुछ बेहतर होना चाहिए। तो 19 एक ऐसा मौका था, 14 में भी ये विचार आए थे कि क्या चुनाव लड़ना चाहिए, उम्र नहीं थी उस वक्त। तो 19 में लगा कि अब तो मेरी उम्र पूरी हो गई, अब मैं चुनाव लड़ सकता हूँ। 25 साल में आप चुनाव लड़ सकते हैं, तो 25 साल का हो गया था। तो मैंने प्रस्ताव रखा आम आदमी पार्टी के समक्ष, अपना प्रोफाइल बना करके भेजा, तो उन्होंने मुझे टिकट दे दिया। और उस वक्त मैं चुनाव लड़ा तो मात्र 18 दिनों में लड़ा, और आप विश्वास नहीं करेंगे, उस वक्त भी बहुत मेहनत किया मैंने। चौराहे पर जाकर के लोगों को समझाया
कि इस इलाके की परिस्थितियां बदलनी चाहिए। बरही नाम था जहाँ से मैं चुनाव लड़ा। तो देखिए, जो लोग मेरा ये मजाक उड़ाते हैं कि 19 में ये इतना कम वोट लेकर के आया था, वो इस बात को नहीं देखते हैं कि एक 25 साल का लड़का विधायक का चुनाव किसी पार्टी से टिकट लेकर के लड़ रहा था और सड़क पर जाकर के मेहनत कर रहा था और वो पूरी चुनावी प्रक्रिया को समझ रहा था। तो हर व्यक्ति का पास्ट होता है, लेकिन इसको इस रूप में देखे जाने की ज़रूरत है कि संघर्ष का रास्ता तो चुना, संघर्ष के लिए कुछ तो इनिशिएटिव लिया और वहाँ से एक चेतना जागृत हुई। उसी चेतना के फलक को और थोड़ा हमने व्यापक किया और 3 साल तक झारखंड के लोगों को झारखंडी प्राइड, झारखंडी अस्मिता, स्वाभिमान की बात समझाई, उनको अपनी आइडेंटिटी की बात समझाई और ये बात लोग समझे, वो कन्विंस हुए कि ये इनका कहना सही है कि अगर महाराष्ट्र में मराठी मानुस की बात हो रही है, अगर बंगाल में बंगालियों की बात हो रही है, पंजाब में पंजाबियों की बात हो रही है, तो झारखंड में ये नौजवान झारखंडियों की बात कर रहे हैं, इसमें बुरा क्या है? और जनता ने आशीर्वाद दिया। लेकिन फिर इस बात को मैं एक्सेप्ट करना चाहता हूँ कि ये कलेक्टिव एफर्ट से मिलता है। क्योंकि एक टीम बना और एक टीम बना तो उसके एक नेतृत्वकर्ता थे। तो निश्चित तौर पर जब एक सामूहिक नेतृत्व सामने होता है या सब लोग मिलकर के काम करते हैं, आज अगर भारतीय जनता पार्टी सक्सेस करती है तो जो उसके लीडर हैं उनको उसकी मिलती है क्रेडिट। करेक्ट। लूज करते हैं तो वो उनके अकाउंटेबिलिटी में जाता है कि ये इनका उत्तरदायित्व था जिताना। बिल्कुल। तो जब आप एक टीम में काम करते हैं तो जो कैप्टन है क्रेडिट मिलता है उसको, कैप्टन का रोल रहता है। मैं कहाँ उस रोल से कह रहा हूँ कि आपकी भूमिका नहीं है, लेकिन सिर्फ आप इस बात को अगर पॉइंट कर देंगे कि सिर्फ और सिर्फ मेरी भूमिका है, तो जो धूप में अपना टी शर्ट पसीने से भिंगा रहे हैं बूथ के कार्यकर्ता और पोलिंग एजेंट, और जो बाइक पर गांव गांव घूम रहे हैं हमारे कार्यकर्ता, अपना पसीना बहा रहे हैं, पोस्टर बैनर लगा रहे हैं, वो गांव गांव घूम करके जाकर के पैम्पलेट्स बांट रहे हैं, लीफलेट्स बांट रहे हैं, कोलेटरल्स बांट रहे हैं, तो उनके मेहनत को तो फिर आपने एक तरीके से दरकिनार कर दिया। इसका मतलब कि सिर्फ और सिर्फ अगर आपकी स्वीकार्यता है तो इसका मतलब कि हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत का कोई महत्व नहीं है। इसलिए मैं ये मानता हूँ कि ये एक कलेक्टिव एफर्ट्स है। अगर कोई सक्सेस है तो कलेक्टिव सक्सेस है, अगर कोई फेलियर है तो कलेक्टिव फेलियर है। तो अब इसका श्रेय अपनी पूरी टीम को देना चाहते हैं? बिल्कुल देना चाहता हूँ। ये संजय मेहता के अकेले का हासिल नहीं है, और ये जो तारीख लिखा गया है, ये इतिहास लिखा गया, ये संजय मेहता ने अकेले नहीं लिखा है, सभी लोगों ने मिल करके लिखा है। परफेक्ट। और मैं चाहूँगा कि सबको ये समझ आए कि पास्ट क्या था जी। अब मैं बात करूँगा प्रेजेंट की जी। नई पार्टी, बट पॉलिसी चेंजेस में आप एक ब्रीफ अगर दे दें। देखिए, मैं बताना चाहता हूं में ये बुलेट पॉइंटर्स पे मैं लड़ूंगा। हाँ, एकदम बेसिक बात को समझिए। बिल्कुल। झारखंड के लोग सबसे ज़्यादा डर रहे हैं कि विस्थापन से आ रही कंपनियां माइनिंग कर रही, ज़मीन ले रही, मुआवजा नहीं मिल रहा है और हमारे खेत खलिहान बर्बाद हो जा रहे हैं। इसको एक अलग दृष्टिकोण से देखने की ज़रूरत है। बगल में हमारा वेस्ट बंगाल है, कोलकाता सिटी है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे झारखंड के जितने बच्चे यहाँ से निकल रहे हैं, जो जाकर के बेंगलोर के किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं, बिल्कुल, किसी आईटी सेक्टर की कंपनी में काम कर रहे हैं, क्या किसी ऐसे पॉइंट पे 24 सालों में बात नहीं होनी चाहिए थी कि कोई यहाँ पे एक आईटी पार्क खुले? बिल्कुल। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक बड़ा सेंटर बने यहाँ पर और यहाँ पर जॉब क्रिएट किया जाए। इन सारे पहलुओं पर बात नहीं हो रही है। ठीक है, हम अपने जल, जंगल, ज़मीन को बचाएंगे। मुझे ये लगता है कि विस्थापन का जो दंश हम लोग माइनिंग से झेल रहे हैं, अगर आईटी पार्क बनेगा तो उससे विस्थापन नहीं होगा, उससे और रोजगार मिलेगा, ज़मीन भी बची रहेगी, ज़मीन बर्बाद भी नहीं होगा। तो इन पहलुओं पर भी सोचने की ज़रूरत है। आपने जो आईटी पार्क की बात करी, मैं बिल्कुल इसमें आपसे एग्री करता हूं और मैं अपने हर एक लोगों से, जितने भी हमारे गेस्ट आते हैं, मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप झारखंड की बातें कर रहे हैं तो झारखंड में वो जो लोग बाहर जाके जॉब कर रहे हैं, भले हम टीयर 3 सिटी में आते हैं, टीयर 3 सिटीज़ में क्या होता है कि सैलरी कम होती है डेफिनेटली, क्योंकि अगर आपका घर वहाँ पे है तो सैलरी ज़्यादा ज़रूरत है ही नहीं। बिल्कुल, बेसिक जो चाहिए आज के डे टू डे लाइफ में आप वो दे दें, ये चारे बच जाएगा आपका। हाँ, तो लोग आके डेफिनेटली सेटल करेंगे। और मुझे लगता है कि झारखंड से अच्छा खूबसूरत स्टेट है ही नहीं रहने के लिए। बिल्कुल। और भी लोग जो झारखंड नहीं जानते हैं, आज एक इवेंट में भी थे हम, अगर आप आज की भी बात करें तो लोग के अंदर ये एक ग्लिच है कि झारखंड कौन सा स्टेट है,
जी, झारखंड आइडेंटिटी की। आइडेंटिटी का क्राइसिस है। कल भी एक जगह में बैठा था तो वहाँ पे देवघर की बात हुई, तो उन्होंने कहा देवघर तो बिहार में है। तो मैंने कहा नहीं भाई साहब, देवघर झारखंड में है, मैं झारखंड से ही हूँ। हाँ। तो वो ये कहना, ये कौन सा स्टेट नया आ गया। तो मैंने बोला, मैं कुछ बोला, जवाब नहीं दिया। मैंने बताया कि अपना स्टेट है और झारखंड में ही बाबा बैजनाथ धाम है हमारे। तो लोगों के अंदर ये जो आइडेंटिटी क्राइसिस है ना, इसको आप जैसे युवा, मुझे लगता है कि मैं हमेशा बोलता हूँ धोनी ने हमें अच्छा पोजीशन दिया है, बट आप जैसे युवा भी अगर एक अच्छा मैनिफेस्टो ला के काम करेंगे और एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करेंगे पैन इंडिया कि ये आपने एक नया चेंज लाया अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर, अपने विधानसभा के अंदर, तो मुझे लगता है उसको इंडिया वाइज दिखाया जाएगा और फिर झारखंड को एक अच्छी पोजीशन मिलेगी। जी बिल्कुल, एक नैरेटिव को सेट करने की ज़रूरत है। बिल्कुल। देखिए, रिफ्लेक्शन क्या जाता है दूसरे जगहों पर, इस पे डिपेंड करता है कि आपके स्टेट में किस तरीके का फुटफॉल बढ़ेगा या फिर क्या लोग सोच रखेंगे। जैसे अगर पर्यटन के दृष्टिकोण से देखते हैं, वहाँ पर बहुत स्कोप है। लेकिन मैं लोगों से बात करता हूँ, ये कहते हैं यार आपकी स्टेट की सिक्योरिटी को लेकर के बहुत बड़ा एक खतरा है, और है भी। जब मैं अभी आपसे ये बात कर रहा हूँ तो पिछली रात को 5 हाईवा में जो डंपर गाड़ियाँ होती हैं उसमें आग लगा दिया गया, मेरे ही लोकसभा क्षेत्र में। तो इस तरह की परिस्थितियों में जब आप पर्यटन पर कुछ काम करना चाहते हैं तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सुरक्षा पहले दुरुस्त करें, उस पर काम करने की ज़रूरत है, तभी तो आपके पर्यटक आएंगे। तो मुझे लगता है कि पर्यटन एक बहुत बड़ा झारखंड में रेवेन्यू जनरेट करने का मॉडल हो सकता है और ये स्टेट के नैरेटिव को भी बदल सकता है। अब मैं आपसे कुछ बिल्कुल रैपिड फायर टाइप नहीं करूँगा, 2-3 सवाल ही पूछूंगा, लेकिन एक वर्ड में आपको आंसर करना है। झारखंड में सबसे फेवरेट लीडर कौन है आपके? जो इस वक्त हैं या इतिहास के पन्नों में नहीं, दर्ज जो इस वक्त हैं। इतिहास की तो बात ही नहीं कर रहा मैं। ये बहुत मुश्किल सवाल है। अगर झारखंड में लीडर बेहतर होते तब तो फिर झारखंड चमन में बदल गया होता, फिर ये परिस्थितियां नहीं होती। आपकी फेवरेट डिस्ट्रिक्ट कौन सी है? मेरा तो फेवरेट डिस्ट्रिक्ट अपना हजारीबाग है। हजारीबाग, मैं उसका फेवरेट मानता हूँ। आपका फेवरेट फूड झारखंड में? धुसका हम लोग खाते हैं घर में, धुसका कहते हैं, तो मम्मी भी बनाती रहती है तो उसको खाता हूँ। फेवरेट खुट्टा गाना? बहुत बचपन से सुनते आया हुआ, स्कूल के टाइम पे, आना गोरी डैम पे, तेरे लिए दिल है दीवाना तो ये अभी भी सुनते हैं जब भी सुनने को मौका मिलता है। स्टेज पे भाषण देना मज़ा आता है कि स्कॉर्पियो के ऊपर? मैंने तो हमेशा स्टेज पे ही दिया। कई बार ऐसी परिस्थितियां बनी गांव में, जब मैं चुनाव प्रचार के दौरान था, तो चूँकि बहुत बड़ी सभा उस वक्त मैं नहीं कर रहा था, गांव में नुक्कड़ सभाओं को, चौपाल को संबोधित करता था। तो कई बार लोग कहते थे कि भैया आप भी थोड़ा सा बोलिए, या फिर स्टेज नहीं बन पाया तो स्कॉर्पियो पे 1-2 बार तो मेरा स्कॉर्पियो पे चढ़ने का एक्सपीरियंस मुझे लगता है इलेक्शन में 2 बार का है, 2 या 3 बार कहीं पर मुझे चढ़ना पड़ा था। एक बार एक मंदिर के प्रांगण में, मुझे याद आ रहा है, रामगढ़ के किसी इलाके में था, तो रात के लगभग 8-9 बज रहे थे, तो गाँव की दीदी लोग मैंने कहा कि थोड़ा सा स्कॉर्पियो पे, तो फिर चढ़ गया था। लेकिन मैं स्टेज पे ही देना प्रेफर करता हूँ। इलेक्शन में सेल्फ फंडिंग या किसी पार्टी के फंडिंग से? ये कहूँगा कि अपने लोगों ने, गांव घर के लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने बहुत इसको मैं थोड़ा सा लगता हूँ कि थोड़ा सा ये दृश्य को मैं बताना चाहता हूँ, और मैं इसके लिए हमेशा कर्जदार रहूँगा, ऋणी रहूँगा। एक साधारण से लड़के को जब वो चुनाव प्रचार के लिए गांव की गलियों में गया, झारखंड के लोग, आपसे कहना चाहता हूँ कि आप लोगों ने जो प्यार दिया है, आशीर्वाद दिया है, उसका हम लोग कर्जदार हैं, ऋणी हैं, और इस ऋण को हम लोग चुकाएंगे। हुआ क्या था आयुष जी, जब गांव में जा रहा हूं तो माँ बहन लोग चावल दे रही हैं, 10-20 रुपया दे रही हैं, और मुझे लगा कि वास्तव में लोग बहुत भावनात्मक तौर पर कनेक्ट हुए हैं। और जब आप मेरे अलग होने की बात पर जो कह रहे थे ना, इसको भी मैंने मतलब अपने केंद्र में रखा था कि इन लोगों ने इतना भरोसा जताया है और इन लोगों के लिए कुछ कर नहीं पाएंगे तो ईश्वर भी कभी माफ़ नहीं करेगा। तो ईमानदारी से इन लोगों के लिए काम करने को लेकर के, जो अपने अंदर की जो एक गंभीरता है, और थोड़ा आज़ादी से काम कर सकें, इसलिए फिर वहाँ से ये रास्ता लग गया। तो जहाँ तक फंडिंग की बात है, तो मेरे दोस्त यार, रिश्तेदार, शुभचिंतक, चाहने वाले लोग, गांव की दीदी दादी, माता बहन, चाचा चाची, भाई भैया भाभी, जितने लोग थे, सभी लोगों ने कोई 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, 40 रुपया, कोई चावल दे रहा है, कोई दाल दे रहा है। पॉकेट में भर रहा हूँ, पूरा मेरा पॉकेट भर जा रहा है, थैला भर जा रहा है। रोज़ शाम में भाई आता था, पूरा पैकेट से चावल निकालता था, सिक्के निकालता था,
और आपको विश्वास नहीं होगा, वो जो 10-20 रुपये मुझे मिलते थे, उन सभी पैसों को मैंने अभी तक प्लास्टिक में बांध करके अपने घर के पूजा रूम में रखा है। उसको वहाँ रख दिया है हमने, उसको हमने इलेक्शन में खर्च नहीं किया। और वो जो चावल मुझे मिला था वो सब एक प्लास्टिक में डाल करके चावल और पैसे पूजा रूम में अभी भी रखा हुआ है कि वो आशीर्वाद है लोगों का। और इसलिए मैं कहता हूँ कि मैं कर्जदार हूँ उनका। मतलब पूरा लोकसभा आपका परिवार हो गया है। बहुत बड़ा परिवार, पूरे झारखंड के लोग, बहुत स्नेह दिया, प्यार दिया लोगों ने। और लोग कहते हैं कि संजय मेहता इस स्नेह और प्यार को भूल गया। क्या भूला नहीं, और उसको सशक्त बनाने के लिए ये रास्ता अपनाना पड़ा है, और उसको अपनाएंगे और उस कर्ज को उतारेंगे और उनके लिए बेहतर काम करेंगे, इस बात को साबित करके दिखाएंगे। इसी चीज़ पे मैं आपसे चाहता हूँ, मुझे नहीं पता कि आप डायरेक्टली बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे झारखंड के लोगों को जी, बट मैं आपसे ऑप्शन ही लूँगा कि आप 3 नाम ऐसे बता दीजिए, 3 विधानसभा जहाँ से आप चाहते हैं कि आप लड़ें। देखिए मैं नहीं चाहता हूँ लड़ना, मैंने तो ओपन कह दिया मीडिया में कि मुझे लड़ने की इच्छा नहीं है। लेकिन जैसे ही अनाउंस किया तो लोग घर पे आने लगे कि ये आप क्या कह रहे हैं कि नहीं लड़ेंगे, ये तो रण क्षेत्र के मैदान से भागने वाली बात हो गई, इस तरह की बात वो कहने लगे। तो हम बोले कि देखिए लड़ाना आपको है, मैं सिर्फ जनता के बीच जाऊंगा, विचारों को रखूंगा। तो आप लोग कहेंगे और आप लोग जिद करेंगे तब विचार कर सकता हूं। लेकिन फिलहाल मेरा निर्णय ये है कि लीडरशिप निकालने के लिए कुछ नए नेतृत्वकर्ताओं की फौज तैयार करूं और उनको लड़ाऊं। लेकिन अगर आप लोगों की जिद होगी कि आपको लड़ना ही पड़ेगा तो फिर आपके फैसले के साथ जाना पड़ेगा और आपके फैसले का सम्मान करेंगे। तो जिन 3 सीटों की आप बात कर रहे हैं, 3 सीट की बात छोड़िए, झारखंड में 28 एसटी रिजर्व सीटें हैं और 9 एससी की रिजर्व सीटें हैं, और मैं आता हूं ओबीसी क्लास से। तो इन 81 विधानसभा में जितने भी जनरल सीटें हैं जहां से ओबीसी क्लास के लोग लड़ सकते हैं, झारखंड की जनता जहां से लड़ने कहेगी वहीं से लड़ जाऊंगा, उनके साथ, उनके डिसीजन के साथ रहूंगा। मेरा निर्णय नहीं होगा कि कहां से लड़ना है। लेकिन ये तो बहुत डिप्लोमेटिक वाला आंसर दिया आपने, बट फिर भी 3 नाम तो मैं आपसे लूँगा। 3 नाम आप लेंगे? तो मैं तो हजारीबाग लोकसभा से लड़ा हूँ। तो हजारीबाग लोकसभा का अगर विधानसभा देखेंगे तो मांडू है, रामगढ़ है, बड़का गांव है। हजारीबाग जिले में एक विधानसभा बरकट्ठा है। तो इन 4 में कोई एक मेरी पसंद हो सकती है अगर इन फ्यूचर ऐसी कोई पॉसिबिलिटीज बनती है तो। क्योंकि मैं इससे रिलेट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बीच में खबर आई थी कि संजय मेहता को जयराम महतो की तरफ से टिकट नहीं मिल रहा है, इसी वजह से वो अलग होना चाह रहे हैं। क्योंकि उनके अंदर चुनाव लड़ने की आकांक्षा बहुत ज़्यादा है। देखिए मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपको, चुनाव लड़ने की आकांक्षा की जो बात सामने आ रही है, मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ आप सभी लोगों को कि मेरी प्राथमिकता वहाँ पर सुधार की प्रक्रिया को लाना था, और उस प्रक्रिया के लिए मैं बार बार प्रयास कर रहा था। उसके लिए हमने सजेशन भी दिया था, और आप लोगों को याद होगा कि उस सजेशन पर भी लगातार चर्चाएं हुई कि संजय मेहता ने ये सजेशन दिया है। तो झारखंड के तमाम लोगों ने मुझे फ़ोन किया, आज भी वहाँ से लोग मुझे फ़ोन करते हैं कि आप जो बात कहते हैं भैया वो बात तो सही है, हम लोगों में और आप में फ़र्क इतना है कि आप बोल देते हैं, आप डिसीजन ले लेते हैं, हम लोग घुट घुट के जी रहे हैं। तो अगर सुधार की वो प्रक्रिया हो जाती तो काफ़ी बेहतर होता झारखंड के लिए। देखिए कोई भी अगर फोर्स एक दूसरे से अलग होते हैं तो कोई तो कमज़ोर होता है। बिल्कुल। साथ में रहेंगे, मुट्ठी बंधी रहेगी तो मजबूती बनेगी। बिल्कुल। लेकिन लेकिन ऐसी परिस्थितियां बनी कि अलग होना पड़ा। तो मुझे ये लगता है कि ये जो एलिगेशन लगाया जा रहा है बार बार, ये इसके केंद्र में था ही नहीं कि कहीं से लड़ना चाहते हैं इसलिए, ये बात है ही नहीं। बात ये थी कि जो सुधार की प्रक्रिया थी उस पर बात होनी चाहिए थी, उस बात को ढकने के लिए इसको सामने लाया जाता है, यही पूरी बात है। तो विधानसभा में कोई 5 ऐसे या 3 या 2 ऐसे बड़े मुद्दे जिस पे आप लड़ना चाह रहे हैं? जिन इलाकों की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि सभी इलाकों की समस्याएं अलग अलग हैं। बिल्कुल। जैसे आप बड़का गांव का जिक्र करेंगे, ओवरऑल एक आप ओवरव्यू दे दीजिए ना कि ये तो सब पे कॉमन एप्लीकेबल है। सॉरी, लगेगा ही लगेगा। मैं बात करना चाहता हूं वहां पर निजी क्षेत्र की कंपनियों में स्थानीय लोगों की नौकरी और उनके पलायन को रोकने के लिए प्रबंध हो। वो जो लगातार पलायन कर रहे हैं 8,000 10,000 की नौकरी, चाहे युवा हो चाहे कोई भी उम्र। हाँ, ये जो पलायन है वो एक बहुत बड़ा दंश है। इसको जब आप देखेंगे तो इसके पीछे बहुत कुछ छुपा हुआ है। सपोज एक किसी बहन की शादी हुई,
उसका पति दिल्ली चला गया कमाने के लिए, वो बहन गांव में प्रेग्नेंट हो गई है, अब वो बच्चे को जन्म देने वाली है। वो एक भावनात्मक पल होता है। उस दौरान उनका पति वहां मौजूद नहीं है। एक माँ अपने बच्चे को जन्म दे रही है, बिल्कुल, उसके पति वहां मौजूद नहीं है भावनात्मक तौर पर। ये कितनी बड़ी पीड़ा है, आप समझिए। ऐसा जो दर्द है, इसको आप किसी की भरपाई नहीं कर सकते हैं। ऐसे वक्त में मनुष्य को जरूरत है एक भावनात्मक सपोर्ट की। एक पत्नी को जरूरत है कि उसका पति ऐसे माहौल में उसके समक्ष रहे। तो बहुत सारा दर्द है इस पलायन का, इसको समझने की ज़रूरत है और मुझे लगता है इस पर काम करने की ज़रूरत है। एक बच्चे को उसके पिता का छांव नहीं मिल पा रहा है। हर बच्चा चाहता है कि शाम में अपने पिताजी के साथ खेले। झारखंड के हर घर से पलायन है। शाम में बच्चा लौट रहा है खेल कूद करके, तो पिताजी घर में नहीं है, वो दिल्ली में कहीं रिक्शा चला रहे हैं, ऑटो चला रहे हैं। मैं इस पलायन को रोकना चाहता हूँ। बीच में एक बात आई थी और मैंने कहीं सुना भी था कि आप शायद मिलने वाले हैं या मिल लिए हैं झारखंड के एक आंदोलनकारी सुर सिंह बिसरा से। एक क्वेश्चन पूछूंगा क्योंकि आपका भी ये पहले रहा, 1932 चलतो नहीं चलतो? अंतिम सर्वे चलेगा 1932, एक सेंटर पॉइंट, उसके बाद के सर्वे जिला आधारित अंतिम सर्वे वो चलेगा। आने वाले टाइम में कुछ ऐसी अलायंस बन रही है कि आप किसी के साथ जाना चाहेंगे? फिलहाल तो किसी से बातचीत नहीं हुई है और मैं अकेला चलना चाहता हूँ। कोई आपको किसी ने अप्रोच किया हो? कुछ लोगों ने फ़ोन कॉल्स किए थे मुझे साथ आने के लिए। हाँ। आप हंस रहे हैं कुछ, मुझे लग रहा है कोई बड़े लोग भी हैं इसमें इन्वॉल्व। देखिए, वो लोग चाहते हैं कि मैं उनका पार्ट बन जाऊँ, मैं उनके पास आ जाऊँ, उनके घर में आकर के और वहाँ काम करूँ। तो मैं इस पर अपना दिल दिमाग फिट नहीं पाता हूँ फ़िलहाल, क्योंकि जो काम करना चाहते हैं वो आज़ादी नहीं मिलेगी और उनका भी पुराना ट्रैक रिकॉर्ड ठीक नहीं है उन लोगों का। तो फिर वहाँ जा कर के झारखंड के लोगों के साथ अन्याय करना हो जाएगा। इसलिए एकला चलो रे किनारे पे जाएंगे और फिर लोग जुड़ेंगे, कारवां बनेगा और इतिहास लिखा जाएगा। संजय भाई, फेम एंजॉय कर रहे हैं आप? मतलब मैं ये नहीं कहूँगा, थोड़ा सा लाइट कर रहे हैं पॉलिटिक्स को। ये जो फेम है, आज एक पोस्टर बॉय 1 हफ्ते के लिए लगातार आप थे, आप एग्री करेंगे इस बात से। मतलब आपने चुनाव भी लड़ा, 1.5 लाख वोट मजाक नहीं होता है, वो सब अलग बात है। लेकिन अभी जब आपने अलग अपनी पार्टी बनाई तो 1 हफ्ते के लिए या 3-4 दिनों के लिए यू वर द पोस्टर बॉय ऑफ झारखंड। तो वो फेम एंजॉय कर रहे हैं? देखिए, फेम को क्या एंजॉय करना है। मैं तो बहुत मतलब अपने आप को कोशिश करता हूँ कि हम्बल बना के रखूँ, बहुत डाउन टू अर्थ रहने की कोशिश करता हूँ। मुझे ये लगता है कि ये नाम, ये शोहरत, ये सब चंद दिनों की बातें हैं। अगर कुछ अस्थाई छूटेगा तो आपका कर्म रहेगा यहाँ पर। तो कर्म पे विश्वास करता हूँ। नाम तो बहुत लोगों ने कमाया, बहुत सही, लेकिन जिन लोगों ने कर्म किया उनके नाम तारीखों में दर्ज किए गए, इतिहास के पन्नों में दर्ज किए गए। तो कुछ काम करना है सोसाइटी के लिए, अपने लोगों के लिए, समाज के लिए, झारखंड के लिए, झारखंड की माटी के लिए। और वो काम यही है कि यहाँ की पीड़ा को कम कर सकूँ, यहाँ की वेदना को कम कर सकूँ, यहाँ के लोगों का दर्द कम हो, रोजगार मिले, यहाँ का विकास हो। यही पूरी सोच है। झारखंड की बात हुई और ये तो आपने बहुत अच्छी तरीके से रिलेट किया, लेकिन फेम मैं इस सेंस में पूछ रहा हूँ, सिंगल है और बिल्कुल एलिजिबल है और कुछ ऐसे भी आपकी फ़ैन फॉलोइंग होगी जहां आपको लोग अप्रोच करते होंगे, क्योंकि आप बाहर भी पढ़े और पढ़े लिखे एक अच्छे युवा हैं। कोई भी चाहेगा हमारे झारखंड के, अगर कोई ऐसी फ़ैन फॉलोइंग की संजय मेहता, एक होता है ना, एक हाँ, एक सबकी पसंद होती है, तो ऐसा कोई अप्रोच आया आपको? नहीं, काफ़ी लोगों से बातचीत होते रहती है। कई लोग कहते हैं कि कैसे ये सफ़र शुरू हुआ, कैसे यहाँ तक पहुँच गया। लेकिन मैं अपने सफ़र के बारे में ही बताना चाहूँगा कि देखिए क्या होता है। लेकिन आपको ये कंक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपसे ये भी पूछा था कि आप एलिजिबल बैचलर हैं, तो मैं उस पॉइंट पे आ रहा हूँ। हाँ, मैं उस पॉइंट पे आ रहा हूँ। कुछ मतलब फ़ोन कॉल्स, कुछ कभी इंस्टाग्राम पे, क्योंकि ये पॉलिटिकल में आपसे बात नहीं कर रहा अभी। जी मैं समझ गया। आते हैं इस तरह के कुछ मैसेज वगैरह इंस्टाग्राम पे। कैसा लगता है? मिल गया ठीक है, बातचीत वैसा तो हो नहीं पाती। कब करेंगे शादी विधायक बनने के बाद? घर वालों का तो प्रेशर है कि कब तक करोगे, ये करते रहना, फिर बाद में शादी वादी कर देते हैं तुम्हारी। हमने कहा कि कुछ करने की इच्छा है फिलहाल झारखंड के लिए, पता नहीं बाद में क्या होगा। तो माँ तो चाहती है कि
घर में बहू आ जाए। लेकिन माँ को मनाता हूँ। तो इस वीडियो के बाद मुझे लग रहा है कि अगर कोई ऐसा है, तो अगर आप ब्लश कर रहे हैं तो उनके लिए इंडिकेशन है कि हाँ पॉजिटिव है। शादी तो मुझे लगता है कि एक सामाजिक व्यवस्था है और पारिवारिक जिम्मेवारी भी है वो। तो जो घर परिवार वालों की मर्जी होगी, आने वाले वक्त में जब मैं सहमति दर्ज करा दूंगा कि हाँ अब मैं थोड़ा फ्री हूँ, तब फिर घर वाले सोचेंगे उस पर। फिलहाल इरादा नहीं है। फिलहाल इस चुनाव तक तो मैं पूरे झारखंड के लोगों के लिए काम करना चाहता हूँ। कोई ऐसी पॉलिटिशियन जिसको आपका कोई पसंद, बिल्कुल पॉजिटिव वे में, मतलब फीमेल पॉलिटिशियन? किसी फीमेल पॉलिटिशियन के संदर्भ में आप कह रहे हैं? इंडिया में? अरे सर झारखंड बताइए। अच्छा, झारखंड के संदर्भ में नहीं, फीमेल पॉलिटिशियन में मतलब उनके काम के स्टाइल के बारे में काम भी पॉजिटिव वे में। अच्छा, नहीं उनका काम मैं एक बार भी देख रहा हूँ कि कल्पना सोरेन जी बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर रही हैं लोगों को। मैं प्रशंसा करना चाहूँगा इस बात पर। हाँ, एज अ लेडी शी इज डूइंग वेरी वेल। वो बहुत कम समय में लोगों को कनेक्ट कर रही हैं और ये एक मतलब स्वीकार करना होगा लोगों को। भाजपा की पूरी हालत खराब हो गई उनके कैंपेन से। बिल्कुल। और अकेले लेडी दहाड़ रही है। हाँ, और उनके पास ऑपोजिशन में कोई ऐसी महिला नेत्री नहीं है जिस तरीके से वो कनेक्ट कर रही हैं लोगों को। तो इसकी तो प्रशंसा की जानी चाहिए। और मैं उनके काम के स्टाइल को देख रहा हूँ कि मुझे लगता है कि वो कुछ करना चाहती हैं। फिलहाल उनको एक प्लेटफॉर्म मिला है, वो एमएलए भी बनी हैं, इस वक्त झारखंड में यात्रा कर रही हैं। तो मुझे लगता है कि अगर वो कुछ बेहतर करना चाह रही हैं और एक प्लेटफॉर्म मिला है तो उनको ईमानदारी से एक मौका अगर मिलता है तो खुद को प्रूफ करना चाहिए। और अभी झारखंड की जनता ने उनको विधायक बना करके ये मौका दिया है। लेकिन फिर बातें वही हैं कि सिर्फ गाड़ी कल्पना सोरेन तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि वो एक राजनीतिक परिवार से हैं। फिर और कई कल्पना सोरेन की फौज निकले, कई माता बहन इस तरह से और निकले जो इस तरह की लीडरशिप में सामने आए, तब कल्पना सोरेन की होने की सार्थकता सिद्ध होगी। लेकिन अगर कल्पना सोरेन जी के बाद गाड़ी थम जाएगी तो फिर यही होगा। तो मैं इस बात की वकालत करता हूँ कि अगर कोई एक नए नेता निकले तो उसके पीछे पीछे भी कुछ फौज निकले। अच्छी चीज़ है। और मैंने भी ये ऑब्जर्व किया कि उनके एक एक्शन से इफेक्ट पड़ रहा है, रिएक्शन दिखता है। जी जी जी। कि अगर कहीं पे कुछ चीज़ें हो रही हैं तो सामने ऑपोजिशन भी कुछ ना कहीं कुछ ऐसा वो भी स्ट्रैटेजी ला रहे हैं कि उनको कम्पीट कर सके, बीट कर सके। यस यस यस। आपकी स्टोरी आप बता रहे थे कि आपकी इंस्पिरेशन की क्यों आप पॉलिटिक्स में आए? जब भी मैं अपने गांव जाता था तो गांव में मेरे जो चाचा जी थे, क्योंकि मैं बहुत साधारण परिवार से हूँ, तो गांव में गोहाल होता है, तो गाय बछड़े बैल जानवर उनवर वहाँ बंधे रहते थे। और मेरा जो गांव है और जो मेरा घर है उसमें 40 किलोमीटर की दूरी है। तो मैं देखता था कि बहुत गरीबी में, गुर्बत में घर गांव की ज़िंदगी गुजर रही है। तो मेरे जहन में एक ही सवाल आता था कि ये पूरा सरकार, व्यवस्था, सिस्टम, विधायक, सांसद, नेता, इतने साल से लोग बन रहे हैं, फिर भी कुछ हो नहीं पा रहा है। मेरे गांव में एक नदी है, तो उस नदी पर पुल नहीं होने के कारण मैं देखता था कि मेरी बहन लोग भी जो है वो स्कूल जाती थी तो बरसात के दिनों में पानी में होकर के जाती थी। तो इन सब दृश्य ने बहुत मतलब उद्वेलित किया है अंदर से कि क्या है ये सिस्टम। प्रभाव पड़ा इस चीज़ का। हाँ, इन सब चीज़ों का बहुत प्रभाव पड़ा है। आज की तारीख में भी मैं देखता हूँ जो गाँव की हालत है, लोग कहते हैं कि देखिए सरकार ने एयर एम्बुलेंस दे दिया, लेकिन सच्चाई ये है कि लोग खटिया पर बांध करके अस्पताल लेकर के जा रहे हैं गर्भवती महिलाओं को। झारखंड के संथाल इलाकों से ऐसी तस्वीरें आती हैं। आज भी झारखंड में हालत है कि नदी में कुआं खोद कर लोग पानी पी रहे हैं, ड्रिंकिंग वाटर नहीं है, घर पे है ही नहीं पानी की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो बेसिक एमेनिटीज़ है, जो मूलभूत सुविधाओं की बात करते हैं, उस तक आम लोगों का एक्सेस अभी भी नहीं है। तो ये उद्वेलित नहीं करेगा वो आयुष जी, बताइए? ये बहुत उद्वेलित करता है। और फाउंडेशन बहुत खराब है हमारा जी, और इसी कारण से इस रास्ता को अपनाया हूँ। और मैं ये बताना चाहता हूँ झारखंड के लोग, आम जनमानस को, झारखंड की आम जनता को, कि इन आँखों को आप एक बार पढ़िएगा कि वास्तव में हम लोग जो करना चाह रहे हैं झारखंड के अंदर,
उसमें एक प्योर सोल है छुपा हुआ, एक प्योर हार्ट है, कोई नेगेटिव और कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है, प्योर कुछ नहीं है ऐसा। बस इस राह में चलते चलते कुछ मिल गया तो ठीक, ना मिला तो संघर्ष जारी रहेगा। और अगर ये ऐसा ही पहल रहा, और मुझे लगता है कि अगर एक संजय नहीं है, जैसे आपने बताया कई संजय अगर आ गए, तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में झारखंड बदलेगा, और एक युवा झारखंड जिसके अंदर 60% वोटर हैं हमारे युवाओं के, बहुत अच्छा मैसेज जाने वाला है सर। प्लान बहुत अच्छा है, काफ़ी बड़ा है, और इसके लिए आपको पावर चाहिए। ठीक है, बिना पावर के तो आप नहीं चेंज कर सकते आप झारखंड में, मुश्किल है, कैसे है ना? करेंगे? तो कितने सीटों से लड़ेंगे संजय मेहता? देखिए, मैंने अपने साथियों से बात की है, क्या आप मुझे बताइए कि कौन सी वैसी सीटें हैं जहां पर हम लोग जीत हासिल कर सकते हैं, क्योंकि संसाधन सीमित है। हम लोग कोई माफिया के बेटे हैं नहीं, माफिया लोग आ गए हैं राजनीति में, वो सफल हो जा रहे हैं, इसलिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ। हम लोग कोई पूंजीपति के घराने से हैं नहीं, और ना हमारी कोई राजनीतिक विरासत है कि कोई पिताजी, दादा, परदादा कोई सांसद, विधायक, मंत्री रहे हों। तो बहुत साधारण घर से निकले हुए लड़के झारखंड की राजनीति में एक बदलाव करना चाहते हैं। तो अगर ये हम कहेंगे कि हम सभी सीटों पर लड़ करके, ठीक है, कहने के लिए बात कही जा सकती है, बट प्रैक्टिकली हमें कुछ सीटों को डिसाइड करना होगा। तो हम लोगों ने 15 से 18 सीटों पर अपनी गंभीरता दिखाने की कोशिश की है कि उन सीटों पर हम लोग लड़ेंगे मजबूती के साथ। और उसमें हम लोगों ने अपना एक मॉडल अपनाया है कि हम लोग सीधे जनता से कनेक्ट होंगे। चूँकि समय कम है अब चुनाव का, तो बड़ी सभाओं को करने का जो हमारा फैसला है वो हम लोग सेंट्रलाइज करेंगे। जैसे अगर कोई 2 विधानसभा का एरिया टच कर रहा है, मिला देंगे उसको, तो उसको मिला करके करेंगे, क्योंकि हमारे पास संसाधन सीमित है। और हम लोग डोर टू डोर, हर घर दस्तक, इस तरह के कुछ कार्यक्रमों की रूपरेखा तय कर रहे हैं ताकि हम लोग हर घर तक पहुंच पाएँ। मतलब एक कैंपेन हम लोग ऐसा चलाएं कि गांव घर तक हम लोग पहुंच करके अपने विचारों को पहुंचा सके। इस पर भी काम करने की हमारी कोशिश है। 15-18 सीटों पर हम लोग लड़ सकते हैं मजबूती के साथ। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको रिजल्ट अच्छा मिले। और ये 15-18 सीट जो आपने बोला है, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे आप? जो हमारे प्रत्याशी होंगे, क्योंकि मैं कट कर रहा हूँ आपको, जब आप पिछली बार लड़े थे तो एक फैक्टर आया था, एम फैक्टर, कि आपकी पार्टी एम फैक्टर पे बहुत काम करती है। तो इसमें भी कोई आप ऐसा फैक्टर लेके चल रहे हैं क्या? डी फैक्टर होगा, डेवलपमेंट फैक्टर होगा इसमें। क्या बात है। इसमें डेवलपमेंट फैक्टर पे हम लोग बात करेंगे। देखिए, झारखंड की जनता वो चाहती है कि कोई आए जो इस पर बात करे। जो आ रहा है लड़ाने की बात कर रहा है, आपस में लड़ा दे रहा है, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, घुसपैठियों के नाम पर। सब मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन पहले रोजगार की बात तो करिए। किसी का बच्चा कुपोषण का शिकार हो जा रहा है, उसको न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, तो आप प्रोग्रेशन की बात करिए ना सर। इस पहलू पर सोचने की ज़रूरत है। जब तक विकास को लेकर के तमाम पहलुओं पर नहीं सोचेंगे, विकास मतलब क्या, शिक्षा हो, रोजगार हो। शिक्षा और रोजगार की हालत झारखंड में बहुत खराब हो गई है। पलायन चरम सीमा पर है, रोजगार है नहीं। पीजी किए हुए लोग टोटो चला रहे हैं झारखंड में। मेरा खुद का है अनुभव, ये मैंने देखा है उनको चलाते हुए। उनके टोटो में मैं बैठा हूँ, वो कहते हैं कि ये हालत है हमारी। एग्जाम्स नहीं हो रहे, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। मैं तो बता रहा हूँ एग्जाम्स। मैं अभी थोड़ी देर पहले जब एक जगह स्पीच दे रहा था, मैं तो बताया कि 4,88,000 पद चाहिए झारखंड की सरकार को चलाने के लिए। 2,88,000 पद खाली हैं और कोई वैकेंसी पूरी नहीं हो पाती है। और एक वैकेंसी को पूरा होने में 8-9 साल लग रहा है। दशक से दशक गुजर जा रहे हैं, एग्जाम नहीं हो रहा, एग्जाम नहीं हो रहे। रिजल्ट जेएसएससी सीजीएल का हाल देखिए क्या हुआ है। करेक्ट। विकास की बात आपने करी, और अभी एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है इंस्टाग्राम पे। एक हमारे ही मित्र, बड़े भाई हैं, स्टैंड अप कॉमेडियन है, काफ़ी फेमस है और झारखंड के हैं। बहुत मुझे प्राउड भी फील होता है। आशीष नाम है उनका। अच्छा। तो उन्होंने विकास की एक लाइन पे, क्योंकि आपने चर्चा किया, तो मैं एक लाइन उनका फेमस बहुत अच्छा लगा। उन्होंने बोला विकास हो रहा है। कौन कहता है झारखंड में विकास नहीं हो रहा है? आप सारे अस्पताल में जाके रजिस्टर निकालिए, हर दिन 5,000 विकास हो रहे हैं। ओके। विकास भी पैदा हो रहे हैं, प्रकाश भी पैदा हो रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि विकास हो रहा है, प्रकाश भी हो रहा है, लेकिन
उस फॉर्म में उन्होंने विकास बताया झारखंड का। स्पोर्टिंगली लिया सभी लोग ने, सब हंस भी रहे थे और वो रील भी काफ़ी फेमस हो रहा है। तो आपने सही बोला, विकास होना चाहिए झारखंड में, और विकास होगा तो लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और मुझे लगता है कि झारखंड बदलेगा। और आप जैसे युवाओं के कंधों पे है झारखंड। और आपकी एक बात मुझे आज बहुत अच्छी लगी, बहुत आपका जो सेंस ऑफ एक टाइमिंग है, एम फैक्टर की बात करी और आपने डी फैक्टर बताया डेवलपमेंट का, बहुत अच्छा लगा मुझे। और अगर आप, मुझे लगता है कि इस तरीके से अगर आप आगे बढ़ें तो बहुत अच्छी राह पे जाएंगे। और मैं आपको गुड लक विश करूंगा संजय भाई। शुक्रिया। क्योंकि आपकी स्पीच अच्छी है, आपके इंटेंशंस अच्छे हैं, उसको बस डिलीवर कीजिएगा। क्योंकि लोग राजनीति में आते हैं, बोलते हैं, चले जाते हैं। जैसे अभी आप देखेंगे झारखंड में मैया सम्मान चल रहा है, मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ, बहुत अच्छी पहल है कि आप लोग को महिलाओं को रिस्पेक्ट कर रहे हैं। लेकिन ये पहले दिन से होना चाहिए था, ये झारखंड के इलेक्शन के 2 महीने पहले नहीं होना चाहिए था। तो इससे ग्रामीण के लोग कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो पढ़े लिखे हैं उनको समझ में आ रहा ना कि ये पॉलिटिकल नैरेटिव है। ऑपोजिशन काट रही है कि नहीं होना चाहिए मैया सम्मान, या फिर एक ट्रोल कर रही है, लेकिन वो दूसरे स्टेट में दूसरे नाम से वो सम्मान दे रही है। बिल्कुल। तो मैं उनको भी बोलूँगा कि आप भी नैरेटिव सेट कर रहे हो पॉलिटिकली, कि आप सम्मान दे रहे हो तो सिर्फ इलेक्शन के पहले। तो ये पहले दिन से होना चाहिए, क्योंकि झारखंड में लोग को बेवकूफ़ कब तक बनाएंगे आप जी। आपने पहल, मैं अब आज भी अप्रिशिएट कर रहा हूँ सरकार को कि बहुत अच्छी सोच है ये, कि लोगों को एटलीस्ट एक अच्छा बैठे बैठे एक आपने हेल्प करा, एक सम्मान दिया। बट ये युवाओं के लिए भी कीजिए, और हमेशा करिए, नॉट ओनली फॉर पॉलिटिकल कैंपेन टाइप्स। तो मैं आपसे लास्ट में बस एक मैसेज चाहता हूँ कि अपने झारखंड के, अपने युवाओं के लिए, झारखंड के अपने सम्मान में जितनी माताएं हैं, भाई हैं, बुजुर्ग हैं, सबके लिए एक स्ट्रॉन्ग मैसेज कि विधानसभा में आप किस फॉर्म में लड़ना चाहते हैं, किस तरीके से लोग आपको एक्सेप्ट करें, और आपके लिए ये नया झारखंड, युवा झारखंड, और जो हम बोलते हैं ब्रांड झारखंड, ये ब्रांड झारखंड कैसे बन सके। देखिए, जो ब्रांड झारखंड बनाने की बात है, सबसे पहले इस राज्य के प्रति अवधारणा को बदलने की ज़रूरत है, नैरेटिव को बदलने की ज़रूरत है, और इसके लिए नेशनल लेवल पर काम करने की ज़रूरत है। और वो नेशनल लेवल पर काम कैसे होगा? जैसे मैं देखता हूँ कि झारखंड के विषयों को लेकर के जब भी कोई बात होती है तो लोग कहते हैं कि धोनी का नाम सामने आता है, इंटरनेशनल लेवल पर धोनी हम लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं एक तरीके से। तो वो तो ठीक है, स्पोर्ट्स में उन्होंने एक नाम कमाया, ऐसा हुआ। बट वैसे काम जो सरकारी स्तर पर होने चाहिए थे, जो नौकरशाही के स्तर पर होने चाहिए थे, उसमें बड़े स्तर पर उदासीनता है। उस काम को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। वो काम क्या है कि मैं बार बार ये कहता हूँ कि हमारे पास एक बेहतर पर्यटन की नीति हो, हमारे पास बेहतर कॉलेजेज हों, हमारे पास सांस्थानिक विकास हो, इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट्स हो। हमारे पास संस्थान नहीं बन पाए हैं, और जो बने हैं वो डेड एसेट्स में तब्दील हो गए, मृत परिसंपत्तियाँ हो गई राज्य के अंदर। बड़े बड़े बिल्डिंग्स बने हैं, आप देखेंगे कलेक्टेरिएट बन गए हैं, तो पता चला कि वो डीसी साहब वहाँ के जेल चले गए, सॉरी। तो ये हालात है। तो जो वहाँ पे ब्यूरोक्रेसी के लेवल पे जो डिग्रेडेशन हुआ है उसको ठीक किया जाए, क्योंकि वो यूपीएससी क्रैक करके आ रहे हैं, वो डीएम बन रहे हैं, आईपीएस बन रहे हैं वहाँ पे, और वो करप्शन में जा रहे हैं। आईपीएस जो है सो कोयला खनन में बिजी हो जाता है, डीएम भी किसी तरीके से कहीं पे ज़मीन में बिजी हो जाते हैं। तो अगर यूपीएससी क्रैक करके आने वाले लोग ब्यूरोक्रेसी के लेवल को इतना गिरा देंगे तो किसी स्टेट का इमेज तो जाएगा ही, और पॉलिटिशियंस तो जेल जा ही रहे हैं। तो अगर पॉलिटिशियन और ब्यूरोक्रेट्स दोनों करप्शन करने लगेंगे बहुत बड़े लेवल पे, तो कोई भी राज्य गर्त में चला जाएगा। इसको ठीक करेंगे तब ब्रांड झारखंड बनेगा। और तमाम ने, आपने कहा कि नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए, दीदी के लिए, भैया के लिए क्या संदेश है। नौजवानों को ये संदेश देना चाहता हूँ, चाहे हमारे भाई हों और चाहे हमारे बहन लोग हों। सबसे ये संदेश देना चाहता हूँ कि झारखंड की राजनीति को, झारखंड को आप जैसे लोगों की ज़रूरत है। इस राज्य की मिट्टी का कर्ज अदा करने का सबसे बेहतर वक्त है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ वो चुनावी राजनीति में ही कर सकते हैं। आप अगर कहीं जॉब कर रहे हैं, आप डेवलपमेंट सेक्टर में हैं, आप डेवलपमेंट प्रोफेशनल हैं, आप जहां हैं, जिस रूप में हैं, आप अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। और आप कोशिश करिए कि इस राज्य में कैसे इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ काम किया जा सके। जैसे हमारे पास, मैं बार बार इस एग्जाम्पल पे आता हूँ कि अगर हम लोग यूएस का जिक्र करते हैं तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी हमारे पास सामने आता है, दुबई का जिक्र करते हैं तो बुर्ज खलीफा सामने आता है,
दिल्ली का जिक्र करते हैं तो हमारे पास इंडिया गेट आ जाता है, मुंबई का जिक्र करते हैं तो गेटवे ऑफ इंडिया आता है, गुजरात का जिक्र करते हैं तो स्टैचू ऑफ यूनिटी आता है। सबकी अपनी अपनी आइडेंटिटी बिल्ड है। हमारी स्टेट के अंदर अपनी आइडेंटिटी नहीं है कि दूर से अगर हम देख रहे हैं तो झारखंड में क्या है, ऐसा क्या अट्रैक्ट करेगा किसी को। कहते हैं कि जंगल पहाड़ है, स्कैम नजर आता है। तो उन जंगल पहाड़ों पर, सिक्किम में भी जंगल पहाड़ है, बट सिक्किम के जंगल पहाड़ पर विदेश से लोग आ रहे हैं और वहाँ पे कॉफ़ी पी के जा रहे हैं और वहाँ पे होटल में रुक करके वहाँ के रेवेन्यू को बढ़ा रहे हैं। सही बात है। हमारे जंगल पहाड़ पर क्या है? हमारे जंगल पहाड़ पर बहुत बड़े रेस्टोरेंट नहीं खुले हुए हैं, वहाँ पर आकर के कोई पर्यटक नहीं रुक रहा है। इन सब चीज़ों को जब आप बढ़ावा देंगे तो आप अपने जंगल पहाड़ों को, पर्यटन की खूबसूरती दुनिया को दिखाइए, उनको कहिए कि आप आइए हमारे पास, हम सुरक्षा दे रहे हैं, हम किसी से कम नहीं। हाँ, हम किसी से कम नहीं। गांव वाले भी पैसा कमाएंगे, वहाँ के स्थानीय लोग भी पैसा कमाएंगे, रोजगार बढ़ेगा, फुटफॉल बढ़ेगा, रेवेन्यू जनरेट होगा और झारखंड बढ़ेगा, झारखंड बढ़ेगा। तो ये मैं कहना चाहता हूँ नौजवानों कि आप लोग आइए, और माँ बहनों से कहना चाहता हूँ कि आप लोग आशीर्वाद दीजिए, साथ दीजिए। हम लोग इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, झारखंड को बेहतर बनाने का संकल्प है, और आप लोगों के लिए जिस मोर्चे पर, जहाँ पर भी, जिस तरीके से भी संघर्ष करने की ज़रूरत पड़ेगी, ये झारखंड के नौजवान करेंगे संघर्ष, ये आपका संजय मेहता संघर्ष करेगा, और हम लोग मिल करके झारखंड को बेहतर बनाएंगे। इस संकल्प को मैं दोहराता हूँ और आप लोगों के समक्ष यही कहना चाहता हूँ कि झारखंड को संवारने में जिस तरीके से आप भी अपना एक योगदान दे रहे हैं, आयुष राणा जी का भी मैं समझता हूँ कि आप इस तरह के विचारों को लगातार अगर झारखंड के अंदर पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं, तो आप जैसे तमाम नौजवानों को, आयुष राणा जी को भी मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूँ कि अनकट रियलिटी के माध्यम से आपने ये दिखाया है कि दिल्ली में रहते हुए भी झारखंड से आपके प्रति संवेदना जुड़ी हुई है, आपके मन में झारखंड के प्रति एक सोच है। वरना लोग कहते हैं ना कि अरे अब घर आ गए, जो मैं जिक्र कर रहा था कि चलो अब शाम की पार्टी करते हैं, अब चलो आज KFC में पार्टी करते हैं, और उसके बावजूद भी आप दिल्ली में रहते हुए अब झारखंड के बारे में इतना सोच रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। ऐसे ही सोच को अगर इम्प्लीमेंट कर दिया जाए, झारखंड संवर जाएगा, यही करना है। बिल्कुल संजय भाई, मैंने आपको ऑफ द कैमरा भी बताया कि मैं झारखंड में 3 साल लगातार ग्राउंड पे काम किया, और जब मैं ये चीज़ शुरू कर रहा था तो मैं सोचा भी था कि झारखंड में स्टूडियो करें, और मुझे लगता है कि सबका एक सेंटर पॉइंट होता है, क्योंकि आप भी नेता हैं और फ्यूचर हैं, तो आपको भी दिल्ली आना ही आना है, इसके बिना काम नहीं चलेगा। जी जी। तो मैं सबको यहाँ पकड़ लेता हूँ और मैं सबसे यहाँ झारखंड की बातें करता हूँ, और मुझे लगता है कि जर्नी में बहुत लोग, सब लोग मेरा साथ दे रहे हैं और सब सपोर्ट कर रहे हैं, और बहुत अच्छा लगता है कि जब लोग लिखते हैं कि झारखंड की एक अच्छी आवाज़ निकल रही है। मैं नहीं हूँ, आप सब हैं, और हम सब मिल के ब्रांड झारखंड बनाएंगे। जी, और अनकट रियलिटी की एक बात मैं कहना चाहूँगा कि आपका जो ये प्लेटफॉर्म है, मैं ये महसूस करता हूँ कि ये झारखंड का पहला ऐसा प्लेटफॉर्म है पॉडकास्ट के फॉर्म में, जहाँ पर इतने सारे शख्सियत आ रहे हैं और उनको एक बात रखने का एक पूरा मौका आप खुली आज़ादी के साथ दे रहे हैं। और कई सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन इस फॉर्म में मुझे लगता है कि एक बहुत ही शानदार प्रयास है आपका, और इसमें आपकी जितनी प्रशंसा की जानी चाहिए वो कम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, और इतना आपने आज शायद मेरा दिन बना दिया। कोई अगर अप्रिशिएट करता है तो बड़ा अच्छा लगता है। मैं थोड़ा सा एम्बैरेस हो जाता हूँ कि क्या रिएक्ट करूँ, बट संजय भाई बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने समय दिया। दिल्ली में आके भी आपकी बहुत सारी एक्टिविटीज़ लाइंड अप है, लेकिन फिर भी आप हमारे साथ इतना देर बैठे, तो उसके लिए शुक्रिया, और आपको दिल से जोहार। तो झारखंड के सब माई बहन सबके झारखंडी जोहार है, सबके प्रणाम है। दिवाली आ रहा है, छठ भी आ रहा है, तो सबके ढेर सारी शुभकामना है। और ओकर बाद चुनाव भी है, तो चुनाव में अबरी बात के ध्यान देना है कि पैसा कौड़ी पर, नोट पर ककरो वोट ना देना है। और जे बार बार ये नेता सब आवत हो और ठागोत हो, तो ये सब में अभी चंगुल में ना फंसना है। और झारखंड में झारखंडी आदमी के हमनी के चुनना है। झारखंड के विषय पर जे आंदोलन कर रहा है, झारखंड के विषय पर जे लड़ाई लड़ रहा है, वैसने नौजवान सबके जिताना है। यह तो इनसे कहल चाहबो, और सबको हमनी के आशीर्वाद दे ताकि हम लड़ाई के लड़ो पारिए और झारखंड के हम ठीक से चलाओ पारिए। सबके धन्यवाद, प्रणाम, जोहार। जय झारखंड। जय झारखंड।